हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें आज बात करने वाले बच्चों आयनिक बंध के बारे में, जिसे हम विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। और इसके प्रभावित करने वाले कम से कम 3 कारक आपको तैयार करना है। आयनिक जो बंध होता है या आयनिक बंध से जो बना यौगिक आयनिक यौगिक होता है बच्चों, इसकी विशेषताओं पर भी हम एक वीडियो लाएंगे। वहां से क्वेश्चन बहुत कम चांस रहता है पूछने के लिए, लेकिन सीधा क्वेश्चन आयनिक बंध से आता है कि आयनिक बंध किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक। तो पूरा आपको क्लियर समझाऊंगा, थोड़ा सा समय देना होगा। और इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है आपको हमारे प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। जिन बच्चों को इसका हिंदी वर्जन में नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49 व्हाट्सअप नंबर है बच्चों। मात्र एक छोटा सा अमाउंट लिया जाता है, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। देखिए, सबसे पहले परिभाषा आप समझो। यहाँ पे दो विपरीत आयनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि भाई साहब, जो आपका NaCl होता है, NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है, इनमें बच्चों आपका जो है आयनिक बंध बनता है। यानी Na पॉजिटिव और यहाँ पे ये Cl नेगेटिव होता है, आयनों के बीच बंध बना रहता है, इसलिए आपके आयनिक बंध के एग्जाम्पल हैं। और भी बच्चों यहाँ पे हम HCl जैसे ले लेते हैं। जब HCl की बात आती है तो H पॉजिटिव बनता है और Cl नेगेटिव बनता है। आयनों के बीच जो बंध बनता है, जो आकर्षण बल होता है, उसे बोलते हैं आयनिक बंध। अब बच्चों आप लोगों को बंध तो आसानी से समझ में आया होगा कि आखिर रासायनिक आबंध होता क्या है। दो आयनों के बीच आकर्षण। देखो भाई, परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो भाई उनके बीच एक बल लगता है। जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लिया और एक ने दिया, तो इन दोनों के बीच क्या हुआ बच्चों, एक बल लगता है। वही बल आपका एक बंध कहलाता है। अब यहाँ पे रासायनिक बंध कहा गया, या सॉरी यहाँ पे आयनिक बंध कहा गया या विद्युत संयोजी बंध इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चों आयनों के बीच ये बंध लग रहा है, इसलिए आयनिक बंध लगता है। आयन कैसे बनते हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही एक आध और एग्जाम्पल देख लो बच्चों। जैसे हमारे पास है बेरिलियम क्लोराइड है, BeCl2 है। जब ये टूटेगा तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव बनाएगा और 2Cl नेगेटिव बनाएगा, है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, आपको जितना भी एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ KCl के बारे में बच्चों। जब ये टूटता है तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। तो ये आयनों के बीच जो बल होता है, जो आकर्षण बल होता है, उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। तो आयनिक बंध की परिभाषा क्लियर हुई कि दो विपरीत आयनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। देखो बच्चों, किसी भी तत्व द्वारा अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी विद्युत संयोजकता कहलाती है। यानी विद्युत संयोजी बंध बनाने से पहले विद्युत संयोजकता होती है उस परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागा गया उतना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, वही उसकी विद्युत संयोजकता भी होती है। ठीक है, ये नोट करके बता दिया, कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो बनना चाहिए। फिलहाल बच्चों आयनिक बंध के बारे में क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि ये आयन बनते कैसे हैं। भाई कैसे जानेंगे कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव होगा, पोटेशियम 1 पॉजिटिव होगा, इसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। चलो बच्चों हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम समझेंगे कि कोई भी परमाणु आयन बनाता है। कोई भी परमाणु ले लो बच्चों, कोई भी परमाणु ले लो, हाँ उसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। जैसे मैं लेता हूँ सोडियम बच्चों, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। अब इसमें पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे बच्चों, और बचेगा एक। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हो गया। अब देखो होता क्या है, अष्टक नियम कहता ये है कि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताओ 8 बनाने के लिए एक त्यागना आसान है कि या किसी से 7 लेना आसान है।
तो एक त्यागना आसान है, एक आसानी से त्याग कर सकता है, इसलिए बच्चों एक त्याग करके ये सोडियम ऑन पॉजिटिव बनाता है, सोडियम ऑन पॉजिटिव बनाता है। अब ऐसे ही आप लोग पोटेशियम की, रुबिडियम की, सीजियम की, फ्रेंसियम की भी बना सकते हो। यानी जो आपका पहला समूह है एलिमेंट्स, आप लोगों को पता होगा। जैसे मैं बात करता हूं पोटेशियम का, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? तो 19 होता है। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2 8 8 1, ठीक है। अब बच्चों आप देखिए बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो आपको कोई पूछे कि 7 लेना आसान है कि 1 देना, तो 1 देना थोड़ा सा कम ऊर्जा से हो जाएगा भाई, 1 आसानी से निकाल सकते, 7 लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा। तो 1 देता है, इसलिए 1 के पॉजिटिव के 1 पॉजिटिव बनाता है। समझ में आया कि आयन कैसे बनता है, Na पॉजिटिव आयन कैसे बन गया। ऐसे ही हम क्लोरीन पर चलते हैं बच्चों, क्लोरीन पर चलते हैं। तो क्लोरीन का जब हम देखते हैं परमाणु क्रमांक 17, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर आएगा 2 8, अब 7। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 7 देना कठिन है जबकि 1 लेना आसान है, इसलिए 1 लेता है और Cl1 निगेटिव बनाता है बच्चों। ऐसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, परमाणु क्रमांक 8 है, 8 है तो इसका मतलब है 2 है और दूसरे कोष में 8 होना चाहिए, तो 6 है बच्चों, 6 है। अब देखो भाई 6 देना आसान है कि 2 लेना, तो 2 आसानी से लेता है, इसलिए बच्चों ये क्या बनाता है? O2 निगेटिव बनाता है। क्या बनाता है? 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए 3 निगेटिव बनाता है। ऐसे ही बच्चों हम बात करते हैं नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7 है। कितना बच्चों? 7 है, तो 2 और 5, अष्टक पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो 5 देना आसान है कि 3 लेना? तो 3 लेना आसान है, इसलिए 3 लेता है और N3 निगेटिव होता है। अब बच्चों जैसे आप फास्फोरस की बात करोगे तो फास्फोरस भी 15वें समूह का है, इसलिए वो आपका P3 निगेटिव ही बनाएगा। ऐसे यदि हम सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप का ही है, तो S2 निगेटिव बनाता है। तो ये आपके आयन बनने के कारण है बच्चों। आयन कैसे बनता है ये चीज आपने क्लियर कर लिया कि कोई भी परमाणु है वो अष्टक नियम के आधार पर, जिस तरीके से अक्रिय गैसों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, तो अक्रिय परमाणुओं के जैसे ही अपने कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, फलस्वरूप उनके बीच जो बंध होता है बच्चों वो आपका आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहलाता है। समझ में आया कुछ भाई साहब कि कोई भी तत्व है अपने निकटतम अक्रिय तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान सोचता है भाई कि हमारा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाए, और उस स्थिति के लिए वो इलेक्ट्रॉन त्यागता भी है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है। तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनात्मक आयन आता है बच्चों, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें ऋणात्मक आयन आ जाता है, और इस स्थिति में आयन आयन के बीच एक बल लगता है और वही बल एक बंध कहलाता है, जो आयनिक बंध के रूप में कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? चीजें क्लियर हो गई आपको सारा चीज? अब भाई आपको समझाना हमारा कर्तव्य है यार। अब आप कितना डीप में पढ़ रहे हो आपकी इच्छा है। वैसे तो आप परिभाषा 1 मिनट में, हाँ सर 2 विपरीत आयन हो गए, इनके बीच जो लगने वाला बल है विद्युत आकर्षण बल है। अब जब भी आयनिक बंध होता है बच्चों तो इतना ध्यान रखना कि यदि कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखे। यदि वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखता तो फिर आयनिक बंध नहीं बन सकता, आयनिक बंध नहीं बन सकता। जैसे मैं बात करता हूं बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड की, AlCl3, इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Al3 पॉजिटिव होता है और 3 Cl निगेटिव के रूप में थे, इसलिए AlCl3 ये आपके आयनिक बंध है। क्या है बच्चों? आयनिक बंध है। क्या है? आयनिक बंध। अब इसको लुईस डॉट संरचना भी आप लोग बता सकते हो। जैसे मैं NaCl का एक सिंपल बताता हूं, अष्टक रूल कैसे पालन करेगा। भाई Na का होता है बच्चों लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन।
6 हो गया, 7 हो गया। तो जब क्लोरीन की अष्टक की बात करेंगे तो क्लोरीन कहेगा भैया तेरा एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास होना चाहिए, जबकि सोडियम कहेगा तेरा पूरा इलेक्ट्रॉन मेरे पास होना चाहिए। हम तभी बंध बनाएंगे जब हमारे अष्टक के लिए तुम्हारे सातों इलेक्ट्रॉन सहयोग करें। समझ रहे हैं? बंध केवल एक इलेक्ट्रॉन बना रहा है, लेकिन धन विद्युतीय तत्व कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी हों हमें सब कुछ चाहिए। ये आयनिक बंध का सबसे बड़ा लक्षण है। जो बच्चा इसे समझ गया कि आयनिक बंध का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, कि भाई भले ही कम परमाणु भले ही कम इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, लेकिन कहता है कि मेरे अष्टक के लिए तुम्हारे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे भागीदारी रखेंगे, तभी काम होगा, अन्यथा हम तुमसे बात नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये जो हमारा एल्यूमिनियम है ना भाई, सोडियम है, इस सोडियम का एक ही परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन भागीदारी ले रहा है, तो इसका भी एक होना चाहिए। बोलता है नहीं नहीं, हम तुम्हारे सभी इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और तुम्हारे अष्टक में हम सारे इलेक्ट्रॉन को भागीदारी में यहाँ पर भाई साझेदारी निभाएंगे। जैसे HCl की बात करते हैं तो H के पास एक इलेक्ट्रॉन, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन क्या कहेगा इस बार? क्लोरीन भाई इसको चाहिए, हाइड्रोजन को चाहिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अष्टक में 2 ही होता है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें बोलेगा चलो ठीक है भाई, हमें जितना दे दिए उतना काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि भाई सोडियम, जैसे हमारा सोडियम के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन में हो नहीं सकता है, तो हाइड्रोजन के साथ केवल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही कोष होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल आयन के रूप में तो क्लियर हुआ कि जब कोई आयन बनता है और आयनों के बीच जो बंध लगता है वही आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध होता है। ठीक है बच्चों, बाकी इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे आयनन विभव। आयनन विभव होता क्या है? जैसे मान लीजिए किसी एक से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो भाई ऊर्जा अधिक लगेगा, और जब ऊर्जा अधिक लगेगा तो आयनन विभव अधिक होगी। लेकिन वहां पे यदि कम ऊर्जा लग रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उतना आसानी से वो क्या बनाएगा? आयनिक बंध बनाएगा। भाई यदि हम किसी परमाणु में ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो फिर दिक्कत है ना यार, तो उसका आयनन विभव कम होना चाहिए ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकें और आसानी से आयनिक बंध बन सके। समझने की कोशिश करिएगा कि आयनिक विभव क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। आयनिक विभव कम होने से क्या होगा बच्चों, कि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और आयनिक बंध उतना ही आसानी से बनेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन को जैसे एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो जितना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता है। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन को खींचने की आकर्षण क्षमता होगी तो उतना ही ज़्यादा आयनिक बंध मजबूत बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ठीक है भाई, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही अधिक होती है। जितनी प्रबलता से ऋणायन बनता है उतना ही शीघ्रता से आयनिक बंध बनता है। कहने का मतलब जितना तेजी से, भाई देखो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ऊर्जा लगती है, उसे हम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा रहे होते हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना है तो फिर वहां परमाणु से ही ऊर्जा मुक्त होती है। तो जितना तेजी से वो प्रवेश करेगा उतना ही ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही अधिक होगी और उतनी ही शीघ्रता से आयनिक बंध का निर्माण होगा। सिंपल है, क्योंकि आकर्षण करने की क्षमता ज्यादा है, ऋणायन बनाने की क्षमता ज्यादा है। इसके बाद बच्चों विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो सहसंयोजी बंध बनने वाले 2 परमाणुओं की ऋण विद्युतता जितनी अधिक अंतर होगा उतना ही आयनिक बंध प्रबल होगा। सहसंयोजी बंध है ना, बनाने वाले 2 परमाणु के बीच ऋण विद्युतता जितना अधिक अंतर होना चाहिए। कहने का मतलब ऋण विद्युतता अधिक होता है बच्चों तो साझे के इलेक्ट्रॉन को तीव्रता के साथ खींचता है। और वैसे भी पता है कि 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन को जितना तीव्रता के साथ खींचेंगे, जितना ही आकर्षण बल बनाएंगे, उतना ही प्रबल सहसंयोजी बंध बनेगा। विद्युत संयोजी बंध कहते हैं, जिसे आयनिक बंध भी कहते हैं। एक है हमारा जालक ऊर्जा। मान लीजिए किसी परमाणु का जालक ऊर्जा होता क्या है? 1 मोल हमारे पास आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है, उसके अवयवी गैसीय आयनों से निर्माण होने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा कहलाती है। कहने का मतलब समझे आप? जैसे कोई हमारे पास मान लीजिए आयनिक क्रिस्टल है, उनके अवयवों को, ठीक है, जिनसे मिलकर बना है, उसको आयनों से निर्माण होने पर, गैसीय आयनों से निर्माण होने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उतना ही जालक ऊर्जा होता है। मतलब हमारे पास जैसे हम यहाँ पे आपको समझा देंगे एग्जाम्पल के रूप में कि भाई देखो ए और बी एक क्रिस्टल है, आयन के रूप में हो, गैसीय आयन के रूप में, तो A+ B- हुआ।
अब इसमें क्या है, ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों। क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। जितनी ऊर्जा मुक्त होती है जालक ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। यदि जालक ऊर्जा अधिक है, जालक ऊर्जा अधिक है मतलब प्रबल है बच्चों, तो आयनिक बंध क्या होना चाहिए, उतना ही तीव्रता से निर्माण करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई जालक ऊर्जा का मतलब है ये जब आयन में टूटता है तो उससे मुक्त ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा है। कोई भी परमाणु है, अणु है, आयन के रूप में परिवर्तित होता है। 1 मोल मान लीजिए क्रिस्टल है, वो गैसीय अणु के रूप में परिवर्तित हो रहा है, गैसीय अवस्था में जा रहा है, तो फिर ऊर्जा मुक्त होती है। यदि उसका मान अधिक है तो फिर आयनिक बंध का निर्माण उतना ही अधिक होगा। कहने का मतलब भाई ये बात पता है कि जितना ज़्यादा आकर्षण रहा होगा उतना ही तो ऊर्जा मुक्त हुई होगी। तो ज़्यादा ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसका मतलब है बच्चों जालक ऊर्जा का मान अधिक था, इस कारण से आयनिक बंध भी प्रबल होगा। तो आप लिख सकते हैं जालक ऊर्जा में कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जालक ऊर्जा का मान अधिक होने पर उतना ही आसानी से वो आयनिक बंध का निर्माण करता है। बाकी हम जालक ऊर्जा पर एक अलग से सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आप निश्चिंत रहना। बस आप लोगों से गुजारिश है कि भाई जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं बेहतर रूप से आप तैयारी करते चलें। बाकी नोट्स के लिए पर्सनल नंबर शेयर कर ही दिया हूँ, 96 85 29 91 49 9685299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो आप कांटेक्ट करके यानी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में जानकारी ले सकते हैं और 100 रुपये में मात्र ऑल चैप्टर के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।